Hello students, in the last turn we have studied about electric potential difference and Ohm's law, and in Ohm's law we were studying about resistance. In this lecture also we will study more about resistance. तो लास्ट टर्न पे हमने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. मीन्स रेजिस्टेंस क्या है? कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है चार्ज को अपने थ्रू फ्लो होने से रेजिस्ट करती है. इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, और ये क्या होती है? करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. मीन्स करंट इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़, और करंट डिक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा. इट कैन बी वैरिड इन अ सर्किट यूजिंग रियोस्टेट. अगर किसी सर्किट में हमें रेजिस्टेंस को वैरी करना है, चेंज करना है, तो हम उसे वैरी कर सकते हैं विद द डिवाइस नोन एज रियोस्टेट. तो अब बात आती है वाई अ कंडक्टर रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, कि कोई कंडक्टर क्यों रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्ज को. तो उसका रीज़न ये है कि किसी भी कंडक्टर में क्या होते हैं, एटम्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं, और उनके बीच में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एटम्स का, ये अपने अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए. तो इसी वजह से क्या होता है कि जो चार्ज का फ्लो है वो नहीं हो पाता है. और यही प्रॉपर्टी जो है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि रेजिस्ट करती है किसी भी चार्ज को. मीन्स चार्ज हमने पढ़ा हुआ था कि कंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं चार्ज, जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकता है. और उसका रीज़न यही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है एटम्स का, उसी की वजह से ये फ्लो होने से इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है. लेकिन अगर हम क्या करते हैं, अगर अलग से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है सर्किट में, अगर उनको हम अलग से एनर्जी प्रोवाइड करें कि वो फ्लो हो जाएं, इस अट्रैक्शन को रेजिस्ट मतलब के अगेंस्ट जाके क्या करें, फ्लो होने लगे चार्ज, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तब करंट फ्लो होगा सर्किट में. ठीक है, तो ये इस अट्रैक्शन को क्या करता है, उसके अगेंस्ट जाके अगर इतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है तब वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, और उसके बाद क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है सर्किट में. हमने बात की कि अगर इनको एनर्जी मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स को तो ये फ्लो होने लगते हैं. तो वो एनर्जी किसकी वजह से मिलती है, जो हम अलग से जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जो अगर हम सेल या बैटरी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से जो क्या होते हैं कि कंडक्टर के दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, हमने जो लास्ट टर्न पे पढ़ा हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी की वजह से करंट फ्लो होता है. तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जनरेट हो जाएगा तो जो चार्ज हैं उनको उतनी एनर्जी मिल जाएगी कि वो फ्लो हो सकें, और वो जब फ्लो होंगे तो हमारे सर्किट में करंट फ्लो होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि लो रेजिस्टेंस गुड कंडक्टर. मीन्स अगर कोई भी ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर है. अगर कोई कोई कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, तो वो पुअर कंडक्टर कहलाएगा. और साथ में इंसुलेटर्स जो होते हैं, मीन्स जिनके थ्रू क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता है, उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है. हम कहते हैं कि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इस वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है. ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम करंट फ्लो होगा. और इंसुलेटर्स में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा, इसकी वजह से करंट उनमें इंसुलेटर्स में बिल्कुल करंट फ्लो नहीं करता है. और जिनमें रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा, और वो क्या होगा, गुड कंडक्टर. इसी तरीके से हाई रेजिस्टेंस में पुअर कंडक्टर, और वो वेरी हाई रेजिस्टेंस में ऑलमोस्ट इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा जो भी सब्सटेंस होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या करता है, चेंज हो सकता है या इस पर डिपेंड करता है. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ. मीन्स जो भी कंडक्टर है उसकी लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करता है. इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है. एंड इट्स नेचर ऑफ इट्स मटीरियल. जो मटेरियल है जिसका वो कंडक्टर बना हुआ है, जिस मेटल का, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस उसका कितना होगा. जैसे इंसुलेटर्स हैं, वो कोई भी सब्सटेंस है, अगर वो मेटल नहीं है तो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा और वो कंडक्टर की तरह वर्क नहीं करेगा.
यहाँ पे लेंथ तो आप समझ गए होंगे। लेंथ का मतलब क्या है कि अगर कोई कंडक्टर है, हम उसको इस तरीके से अगर माने तो उसकी जो ये लेंथ होगी, ठीक है, इसकी ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो ये है वो लेंथ हो जाएगी। उस पर डिपेंड करेगा जितनी भी लेंथ होगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कई स्टूडेंट्स को ये समझने में प्रॉब्लम होती है कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है। तो इसको अगर देखें, अगर कोई भी ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में अगर कंडक्टर है, अगर उसको हम क्या करें, बीच से ऐसे कट कर दें, तो हमें जो कट करने के बाद इस जगह पे जो हमें शेप दिखेगा वो होगा एरिया ऑफ, उस का जो एरिया होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। मीन्स अगर हमने सिलेंड्रिकल, अगर हम वायर लें तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है वायर। सो कट करते हैं तो कट करने के बाद हमें क्या दिखता है, क्या दिखेगा, ऐसे एक सर्कुलर शेप हमें दिखाई देगा। तो ये जो ये एरिया है ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स हमने इसको अगर बीच से कट किया यहाँ पे, तो कट करने के बाद जो हमें ये एरिया यहाँ पे दिखाई देता है, ये एरिया जितना हमने शेड किया है ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि सर्कुलर होता है ये, ठीक है। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो इस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का, और साथ में जो नेचर ऑफ मटेरियल है वो बताया, उस पर डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं कि आर रेजिस्टेंस क्या है। जैसे उनको आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और इट इज़ रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये ए है, ए का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर ये कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, दो हमें कंडीशन मिली कि एक कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इन दोनों को हम क्या करें, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके लिखें, तो कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। मीन्स एल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ए के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ था, इसी को हमने साथ में मिक्स करके लिख लिया। मीन्स ऊपर हमने यहाँ पे 1 था, 1 की जगह पे एल आ गया, ठीक है। तो हमारी ये कंडीशन बन गई, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने पे हमें ये इक्वेशन मिली। अब हमने लास्ट टर्म पे भी पढ़ा हुआ था कि अगर हमें ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाना होता है तो क्या करते हैं, उसकी इसको हटा के क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, और एक किसी भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कांस्टेंट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगर हमने इस साइन को हटाया तो इक्वल साइन लगाया, और एक कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, लगा दिया। और ये कांस्टेंट क्या होता है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो ये सिंबल होता है हमारा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो हमने यूज़ किया, इसको क्या कहते हैं, रो। रो बोलते हैं इसको, जो कि क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या सिंपली रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। तो अब रेजिस्टिविटी होती क्या है, रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। मीन्स अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, यूनिट लेंथ, मीन्स अगर 1 मीटर, अगर जो भी हमने यूनिट लिए मीटर में लिए तो 1 मीटर हो, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो रेजिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड कंडीशन हम मानते हैं और इसको हम रेजिस्टिविटी लेते हैं। और जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसमें हम क्या करते हैं, इसको एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का निकाल सकते हैं। हमें उसकी लेंथ पता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, और रेजिस्टिविटी अगर उस मटेरियल की पता है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। या इनमें से कोई भी चीज़ हमें पता है तो हम जो फोर्थ चीज़ है वो हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के
हेल्प से। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ ओम मीटर। इसको क्या कहते हैं? ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम थी, सिंपली ओम थी, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है? ओम मीटर है। ठीक है, और रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज़, जो मेटल्स हैं एलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? बहुत लो होगी। रेजिस्टिविटी लो होगी तो इसी वजह से उनका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा। तो मेटल्स एंड एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है। इसका रेंज क्या होगा? 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। इस रेंज में मेटल्स एंड एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी होती है। अगर इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसके रेंज क्या है? 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। इतना ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है इंसुलेटर्स की, इसीलिए ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस करते हैं। मीन्स ऑलमोस्ट करंट, नो करंट विल पास थ्रू इंसुलेटर्स। हाई बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वेरी विथ टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है दोनों क्या होते हैं? टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। डिक्रीज इस वजह से हो जाता है कि टेम्परेचर हाई हो जाने पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स जल्दी मूव करेंगे और करंट भी इंक्रीज़ होगा, और रेजिस्टेंस इसी वजह से क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अब अगर हमें ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी देखना है मेटल्स, एलॉयज़ और इंसुलेटर्स के को कंपेयर करना हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी है? इंसुलेटर्स की, इसके बाद होती है एलॉयज़ की, एंड देन मेटल्स की रेजिस्टिविटी सबसे लो होती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कंडक्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेटल्स का होता है क्योंकि रेजिस्टिविटी सबसे कम है। देन कम्स एलॉयज़, जिनका रेजिस्टिविटी थोड़ी सी मेटल्स के कंपैरिजन में हाई होती है, तो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में मीन्स लो कंडक्शन करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करेंगे एलॉयज़। और साथ में इंसुलेटर्स हैं, ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन शो करेंगे। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी है मेटल्स, एलॉयज़ एंड इंसुलेटर्स का। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एलॉयज़ का एक यूज़ दिया हुआ है कि एलॉयज़ आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी इन कंपैरिजन टू मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के कंपैरिजन में इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, और यूजुअली क्या करते हैं कि हाई टेम्परेचर पे भी इनकी रेजिस्टिविटी हाई रहती है। इसकी वजह से इनको इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ करते हैं। अभी बताया ना, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे क्या होता है? रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, लेकिन यूजुअली एलॉयज़ में क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे भी रेजिस्टिविटी हाई बनी रहती है। इसकी वजह से हीटिंग डिवाइसेस में इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हीटिंग डिवाइसेस में एलॉयज़ को यूज़ करते हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा अगर वो हीटअप भी हो जाए तो भी इतना ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगे और इसकी वजह से क्या हो, उसको डिवाइस को कोई भी डैमेज हो या हमें कोई भी तरीके का हार्म हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मीन्स अगर कई सारे रेजिस्टेंस हैं, उनको हम क्या करें, एक उनका कॉम्बिनेशन लेके उनको किसी भी सर्किट में कनेक्ट करें तो हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, उनको कंबाइन किसी भी सर्किट में किस तरीके से, और उसके बाद उसका जो पूरे सर्किट का उसका रेजिस्टेंस क्या होगा वो हम देखेंगे। तो रेजिस्टेंस को क्या हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको किसी भी सर्किट में अगर हमें लगाना है या कंबाइन करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं। दो मेथड हैं, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हम रेजिस्टेंस हम जो भी यूज़ करते हैं, अगर हमने 2, 3, 4 जितने भी रेजिस्टेंस यूज़ किए हैं उनको एंड टू एंड ज्वाइन कर दें, मीन्स एक के बाद एक लाइन से ज्वाइन कर दें, तो उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और पैरेलल में क्या होता है, अगर जैसे हमने क्या कि पैरेलल लाइंस जैसे होती हैं इस फॉर्म में, अगर हमने एक के नीचे एक ऐसे इस फॉर्म में कनेक्ट कर दिया और बाकी सारे एक साथ इनके एंड्स को ज्वाइन कर दें एक जगह पे। ठीक है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल है, इस तरीके से
ठीक है। अगर पैरेलली इस तरीके से जॉइन करें तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, और एक के बाद एक जैसे यहाँ पे दिखाया गया है इस तरीके से जॉइन करेंगे तो उसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो अब देखते हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम जॉइन करते हैं कैसे सर्किट बनेगा और क्या क्या जो भी हम इसमें सिंबल्स यूज़ करेंगे उसको देखते हैं। अब जो हम यहाँ पे सर्किट देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक बैटरी है, ये हमने बताया हुआ था लास्ट टर्न पे। ये सिंबल किसका, कई सारी इस तरीके से लाइंस लगी होती है तो ये बैटरी का सिंबल होता है, तो दिस इज़ बैटरी। ये की है, बताया था की है, और इस तरीके का अगर बीच में डॉट लगा हुआ है दैट मीन्स इट इज़ क्लोज स्विच, क्लोज्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है एरो से हम करंट का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, आई इज़ फॉर करंट, करंट का डायरेक्शन शो हुआ। ये एमीटर का सिंबल है, ए सर्किल में लिख के एमीटर शो करते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। और ये जो हमने 3 रेजिस्टेंस, अगर हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं तो उनको इस तरीके से, रेजिस्टेंस का सिंबल ये था, इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था लास्ट टर्न पे। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, तो अगर हमने 3 रेजिस्टेंस लिए हैं तो उनको 1 बाय 1 एंड उनके जो एंड्स हैं उनसे ज्वाइन कर दिया, यहाँ से एंड यहाँ से, तीनों को लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से अगर ज्वाइन किया जाएगा रेजिस्टेंसेस को तो उसको क्या कहेंगे, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि जब भी हम किसी भी एमीटर को कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो वो एमीटर क्या होना चाहिए, बैटरी के जो पॉजिटिव साइन है उसके पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव ज्वाइन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव से ही ज्वाइन होगा, तो पॉजिटिव साइन यहाँ पे लगेगा और नेगेटिव इधर लगेगा, ठीक है। और वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वोल्ट मीटर अगर हमने रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं तो रेजिस्टेंस जहाँ पे लगे हुए हैं तो उसके जो दोनों एंड्स होंगे उस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच में हम उसको वोल्ट मीटर को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जो रेजिस्टेंस जितने भी लगे हैं उस पूरे रेजिस्टेंस का जो भी कॉम्बिनेशन है उसके एक एंड से लेके दूसरे एंड के बीच में इन बिटवीन हम वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये पॉइंट्स हमारे जो थे एंड्स थे वो एक्स एंड वाई थे जहाँ पे हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। अब एक दूसरी चीज़ देखने वाली है कि जो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव साइन होता है, पॉजिटिव एंड होता है, उसको हम क्या करते हैं, एमीटर के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। अगर हम इसको इसके नेगेटिव से इसके नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, सर्किट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखने वाली है कि बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी का हमने लास्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि बैटरी का जो ये लॉन्ग वाली लाइन होती है उस तरफ पॉजिटिव होता है और शॉर्ट वाली लाइन की तरफ नेगेटिव होता है। तो बैटरी के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव ज्वाइन होगा और एमीटर के नेगेटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, ठीक है। फिर और इसी तरीके से वोल्ट मीटर का फिर नेगेटिव आके एंड यहाँ से बैटरी के नेगेटिव में आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। और बीच में हमने स्विच लगाया हुआ है सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए। तो ये सर्किट डायग्राम था। किसी भी अगर रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है तो इस तरीके से हम कनेक्ट करके उसको शो किया जाएगा सर्किट डायग्राम। और इस तरीके से अगर 3 रेजिस्टेंस किए हैं हमने कनेक्ट तो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो क्या होगा, R इज़ इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये आया कहाँ से, कैसे आया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये है सर्किट डायग्राम ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर किसी भी 2 या 3 या 4 जितने भी रेजिस्टेंस हमने लिए हुए हैं उनको अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करें तो ऐसा सर्किट डायग्राम होगा। इसमें हमने क्या किया, देखो रेजिस्टेंसेस को क्या पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। सेम चीज़ इसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने क्या बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का सिंबल है, और यहाँ पे हमने एमीटर लगाया हुआ है, वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है वो क्या है, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव एंड से है। लास्ट वाले में भी वो पॉजिटिव से ही कनेक्ट था, तो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से भी कनेक्ट करेंगे बैटरी का, और अगर एमीटर लगाएंगे तो एमीटर के भी पॉजिटिव एंड से बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होगा। और वोल्ट मीटर और एमीटर हमेशा ऑपोजिट कनेक्ट होते हैं, तो इसका क्या है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव एंड है जो है वो किससे, यहाँ से आके एमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर हमेशा ऑपोजिट कनेक्ट होते हैं, मीन्स इसका अगर नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव, इस तरीके से कनेक्ट होगा।
और ये अभी बताया कि वोल्ट मीटर हमेशा क्या होगा, जो भी रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन होगा रेजिस्टेंसेस का, उसका जो दोनों एंड्स होंगे कंबाइन करने के बाद जो एंड्स होंगे उसके बीच में वोल्ट मीटर लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमने वहाँ पे भी लगाए हुए थे 3 रेजिस्टेंस, उसके बाद जो दोनों एंड्स थे उनके मिडल में हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया था, और यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, इनको कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया और फिर इनके दोनों एंड से वोल्ट मीटर कनेक्ट किया। वोल्ट मीटर किस लिए हम कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कनेक्ट करते हैं ना, तो दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना होता है, तो इसी वजह से हम दोनों एंड्स के बीच में वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। और एमीटर क्या होता है, करंट मेजर करने के लिए। करंट का सिंबल यहाँ पे ये डायरेक्शन शो हो रही है करंट की, और यहाँ पे क्या है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम शो करते हैं कि करंट का डायरेक्शन शो किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़ और देख लीजिए कि यहाँ अगर हमने यहाँ से बैटरी लगाई हुई है, यहाँ से करंट का डायरेक्शन शो कर रहे हैं, करंट यहाँ से जा रहा है यहाँ से इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इस तरीके से 3 पार्ट्स में क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये करंट, जितना भी करंट यहाँ से आया है ये यहाँ पे डिवाइड होके इधर आया, हाफ इधर गया, और बाकी का 3rd पार्ट इधर आया, और फिर बाद में लास्ट में तीनों कंबाइन होके फिर ये हमें यहाँ वापस मिल रहा है। तो जो हम लास्ट में यहाँ पे इस एमीटर से मेजर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आई है वो क्या हो जा रहा है, पूरे सर्किट में क्या इन रेजिस्टेंस में क्या सेम नहीं है, डिवाइड हो जा रहा है। जबकि जो हमारा सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, ये जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, इसमें क्या था, यहाँ पे जो करंट आ रहा था यहाँ बैटरी से, ये करंट आ रहा था ये एमीटर में, सेम यहाँ पे करंट आया, और यही करंट, जितना करंट यहाँ से आया सेम करंट R1 में भी गया, सेम करंट R2 में भी गया, सेम करंट R3 में भी गया, और वो फिर लास्ट में फिर कंप्लीट होके यहाँ सर्किट में पूरा उसने सर्किट कंप्लीट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो जा रहा है, सेम है, यहाँ पे I क्या है, सेम है। जबकि हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पे क्या है, I क्या है, यहाँ डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट सेम था, और पैरेलल में क्या था, डिवाइड हो जा रहा था। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो अगर ये दोनों एंड्स देख रहे हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, ये दोनों एंड्स जो थे एक्स और वाई, इसके बीच में हमने वोल्टमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो जो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हम मान लें इसको V1, इसमें पोटेंशियल जितना होगा V2, और इसमें जितना पोटेंशियल होगा V3, तो इन तीनों को ऐड करके यहाँ पे टोटल इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। मीन्स यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे क्या है, V डिवाइड, जी जितना भी ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों एंड्स के बीच में, वो 3 पार्ट्स में क्या है, डिवाइड है। जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पे अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जो यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं दोनों एंड्स के बीच में, ये सेम है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों एंड्स में कनेक्ट है, तो यहाँ पे पोटेंशियल R1 में जितना पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल R2 में है, सेम पोटेंशियल R3 में है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, V क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने वाली है, ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखने हैं कि सीरीज़ यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में I डिवाइड हो रहा है और V सेम है, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या है, यहाँ पे I सेम है, I सेम है तीनों में, तीनों रेजिस्टेंसेस में I सेम है, एंड जो पोटेंशियल है वो क्या है, डिवाइडेड है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हमें पता चलेगा। ओम्स लॉ यूज़ करके इसका डेरिवेशन होगा, तो उसके लिए ये हमें पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आई डी सेम है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, और इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, आई डिवाइड हो रहा है और वी सेम है, मीन्स ऑपोजिट है। और पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो
नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, ये जो फॉर्मूले हैं दोनों कॉम्बिनेशन के लिए वो कैसे, उनका डेरिवेशन क्या होगा, कैसे आएंगे, ओम्स लॉ हम का एप्लीकेशन करके हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसके नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.